बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बोलते एमसीक्यूज की एक और सीरीज के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। तो बोलते एमसीक्यूज की एक और नई वीडियो के साथ जिसमें काम करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज पर खत्री ब्रदर्स के चैनल से आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री। एडजस्टिंग एंट्रीज, लफ्ज़ एडजस्टिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है तरमीम और रद्दोबदल करना। तो ये तरमीम और रद्दोबदल की एंट्रीज एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल पीरियड, एक फाइनेंशियल पीरियड के एंड पर बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल पीरियड से मुराद होती है अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का एक अरसा जो कोई भी कारोबार सेलेक्ट करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वो उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए फाइनेंशियल पीरियड होगा। उस फाइनेंशियल पीरियड में वो अपनी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये अक्रूअल बेसिस पर होती है और अक्रूअल बेसिस पर उसे करने के लिए यही काम किया जाता है कि जब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो किसी पीरियड के एंड पर हम उन एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट करते हैं और उन्हें किसी फाइनेंशियल पीरियड के एंड मुताबिक करते हैं ताकि आपके कारोबार की 12 मंथ्स की बिल्कुल करेक्ट नेट इनकम या नेट लॉस निकल सके और किसी पीरियड के एंड डेट पर आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल की सिचुएशन शो की जा सके। इसके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं। अब एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज के नंबर 1 में कहा गया द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, निज़ाम अकाउंटिंग का, इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड, जिसमें अकाउंटिंग की दाखिले किए जाते हैं ओनली व्हेन, सिर्फ उस वक्त जब कैश वसूल होता है या कैश पे होता है, तो उसे कैसी अकाउंटिंग कहा जाएगा? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम जानते हैं कि जी जब सिर्फ कैश वसूल होगा और कैश अदा किया जाएगा उस वक्त जो एंट्रीज बनाई जाएंगी उसे हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से पुकारेंगे। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें पैसा आएगा और जाएगा, सिर्फ उस वक्त चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके मुकाबले में एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उसे कहा जाता है कि जब एक खर्चा हो जाए यानी उस फाइनेंशियल पीरियड ही के अंदर वो खर्चा हो जाए, नो मैटर कि वो अदा हुआ है या अदा नहीं हुआ, उसे खर्चा मान लिया जाए। ये अक्रूअल सिस्टम है। एक आमदनी हो गई इसी 12 माह के फाइनेंशियल पीरियड के लिए, नो मैटर कि वो वसूल हुई है या नहीं वसूल हुई, तो इन सब चीज़ों को इस तरह से रिकॉर्ड करना एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जिसे मर्केंटाइल सिस्टम भी कहा जा सकता है। बहरहाल यहाँ जैसे पूछा गया था कि जब कैश वसूल हो या अदा हो और आप रिकॉर्ड करें तो यकीनी तौर पर ये आपका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाएगा। दूसरे एमसीक्यू में कहा गया अकाउंटिंग का सिस्टम जिसमें अकाउंटिंग एंट्रीज को उस वक्त बनाया जाता है जब अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाती है पेमेंट या रिसिप्ट के लिए। तो अकाउंटिंग का एक ऐसा निज़ाम जिसमें एंट्रीज को दाखिल किया जाता है उनकी अमाउंट के साथ जब वो काबिल वसूल या काबिल अदा हो जाते हैं वसूल या अदा करने के लिए। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो यकीनी तौर पर इस सिस्टम को एक्रूअल या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से पुकारा जाएगा। इससे नेक्स्ट में आपसे कहा गया नंबर 3 एमसीक्यू में कि एक्सपेंसेस जो इनकर्ड शामिल किए गए लेकिन वो एक्चुअली अदा नहीं हुए इख्तिताम पर किसी करंट अकाउंटिंग ईयर के, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? यानी हम कहें कि एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस शामिल तो हो गए लेकिन हमने उसे अदा नहीं किया, तो हम ऐसे खर्चों को जो कि अदा नहीं किए गए उन्हें प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो राइट आंसर होगा जी उन्हें एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे। एक्रूड का लफ्ज़ी मतलब वाजिबुल अदा, आउटस्टैंडिंग जो बच गया रह गया, हम इसे पेएबल भी कह सकते हैं, इसे ओविंग भी कह सकते हैं, इसे हम एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेएबल, ओविंग, ड्यू, इन तमाम अल्फाज से याद कर सकते हैं। ये वो तमाम
खर्चे जो कि एक्रूड हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, अनपेड हैं, पेएबल हैं, ओविंग हैं, ड्यू हैं, इन्हें करंट लाइबिलिटी भी तस्वीर किया जा सकता है कि ये करंट लाइबिलिटीज हैं हमारी। नेक्स्ट नंबर 4 में कहा गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बिफोर दे हैव फॉलन ड्यू आर कॉल्ड। अखराजात जो पहले से अदा कर दिए जाएं, इससे पहले कि वो वाजिबुल अदा हो, उससे पहले ही उनको अदा कर दिया जाए, पहले एडवांस में, तो उसे प्रीपेड कहेंगे, आउटस्टैंडिंग कहेंगे, एक्रूड एक्सपेंस कहेंगे, एक्सपेंसेस पेएबल कहेंगे। तो वो खर्चे जो हम एडवांस में पहले से दे देते हैं उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से पुकारा जाता है। तो राइट आंसर है प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंस तो वो हैं जो खर्चा हो चुका है लेकिन हमने उसे अभी पे नहीं किया। एक्सपेंसेस पेएबल भी वही होते हैं। तो यहाँ एडवांस में पहले से खर्चे को अदा कर देना प्रीपेड कहलाता है। प्रीपेड एक एसेट है। अगला एमसीक्यू भी इसी के मुतालिक कहता है प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी, एसेट, इनकम या एक मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो प्रीपेड पहले से अदा कर दिया जाने वाला खर्चा एक करंट एसेट होता है, तो एक एसेट होगा। कहा गया एक रेवेन्यू, एक आमदनी which has earned, जिसे कमा तो लिया है but has not been received in cash, लेकिन वो कैश में वसूल नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे? या ये एमसीक्यू यूं भी पूछा जा सकता है कि एक रेवेन्यू which has become due in the current year, जो कि मौजूदा साल में काबिल वसूल हो गया है but has not been received in cash within the current year, लेकिन इस मौजूदा साल में वो अभी तक वसूल नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंस पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेवेन्यू या रिसीवेबल इनकम। तो आमदनी के मुतालिक बात हो रही है तो इसका मतलब है ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो तो एक्सपेंस है। सी और डी में पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है और उसमें एक ऐसा रेवेन्यू जो कमा तो लिया है लेकिन वसूल नहीं हुआ, तो वो यकीनन रिसीवेबल इनकम होगा, काबिल वसूल आमदनी। रिसीवेबल इनकम करंट एसेट है। द आउटस्टैंडिंग इनकम, बच जाने वाली आमदनी या एक्रूड वाजिबुल वसूल आमदनी अपेयर होगी बैलेंस शीट में किस नाम से? अच्छा, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता चलूँ कि लैंग्वेजेस के दरमियान में एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या ड्यू का लफ्ज़ आ रहा होगा और मैं कभी इसके मीनिंग दे रहा हूँगा वाजिबुल अदा और कभी मैं उसके मीनिंग दे रहा हूँ वाजिबुल वसूल। तो एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर किसी एक्सपेंस के मुतालिक एक्रूड, ड्यू या आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो वो एक्सपेंस के साथ वर्ड वाजिबुल अदा के मीनिंग देगा और इनकम के साथ वाजिबुल वसूल के मीनिंग देगा। जैसे केई का बिल, ड्यू डेट केई के बिल की होती है तो हमारे लिए वो ड्यू डेट वाजिबुल अदा डेट होती है, केई वालों के लिए वाजिबुल वसूल डेट होती है। तो इसका ये फ़र्क मौजूद है। कहा गया आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, जैसे हम इनकम के साथ एक्रूड का लफ्ज़ है तो वाजिबुल वसूल आमदनी कहेंगे, ये बैलेंस शीट में कैसे जाहिर होगा? तो वाजिबुल वसूल आमदनी मतलब रिसीवेबल इनकम है, एक्रूड इनकम, रिसीवेबल इनकम एक ही बात है। तो एक्रूड इनकम यानी रिसीवेबल इनकम एक एसेट है और एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा, तो लिहाजा ऑप्शन में राइट आंसर होगा कि बैलेंस शीट में उसे एज एन एसेट प्रेजेंट किया जाएगा। और मज़ीद क्लासीफाई करें तो कहेंगे जी ये करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। इनकम जो एडवांस में वसूल होती है लेकिन अभी उसे कमाया नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनअर्न्ड इनकम, ना कमाई गई आमदनी, प्रीपेड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम रिसीवेबल इनकम होती है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इनकम एडवांस में पहले से ले ली गई हो तो उसे अनअर्न्ड इनकम, ना कमाई गई आमदनी कहेंगे और अनअर्न्ड इनकम एज अ करंट लाइबिलिटी बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी। क्रेडिट बैलेंस जो इनकम रिसीव होती है एडवांस में, उसे हम बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे? तो यकीनी तौर पे क्रेडिट साइड पर जो इनकम एडवांस में वसूल होती है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड इनकम कहलाती है और अनअर्न्ड इनकम एक लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के प्रेजेंट होगी। राइट आंसर होगा लाइबिलिटी। द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज।
रफ्ता रफ्ता और मुस्तकिल तौर पर होने वाली कमी जो एक असासे की कदर व कीमत में होती है उसे जाना जाता है रिडक्शन ऑफ असेट, असेट का मुख्तसर हो जाना, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट की दोबारा कदर व कीमत मुकर्रर करना, रियलाइजेशन ऑफ असेट, असेट से कुछ हासिल हो जाना, या डेप्रिसिएशन। यकीनी तौर पर इसका आंसर होगा डेप्रिसिएशन, यानी रफ्ता रफ्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर एसेट की वैल्यू का कम हो जाना। द अनसोल्ड स्टॉक, बगैर बिका हुआ माल का ज़ख़ीरा, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अख्ताम पर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग परचेजेस। एंड द राइट आंसर इज कि जो अनसोल्ड स्टॉक साल के अख्ताम पर बच जाएगा वो होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसे एंडिंग इन्वेंट्री भी कहा जा सकता है और इसे एसेट के तौर पर बिजनेस में लिया जाता है। कमीशन रिसीव एडवांस में होगा तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, एक्रूड इनकम होगा, प्रीपेड होगा या अनअर्न्ड होगा। तो अगर कमीशन एडवांस में वसूल हुई है तो वो अनअर्न्ड कमीशन होगी और अनअर्न्ड कमीशन अनअर्न्ड इनकम के तौर पर जाहिर होगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनपेड सैलरीज, ना अदा की गई तनख्वाहें क्या कंसीडर होंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। तो जो अनपेड सैलरीज हैं वो आउटस्टैंडिंग या ड्यू एक्सपेंसेस होंगे या पेएबल एक्सपेंस होंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस प्रीमियम जो एडवांस में अदा किया जाता है उसे क्या कहेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम से मुराद है बीमे की किस्त। बीमे की किस्त आप एडवांस में दे देते हो तो वो आपका प्रीपेड होता है। नीचे आंसर्स हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। और राइट आंसर होगा यकीनी तौर पर प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जो भी खर्चा एडवांस में दे दिया जाएगा वो प्रीपेड कहलाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, सूद वाजिबुल वसूल तो हो गया लेकिन अभी तक वसूल नहीं हुआ, यानी वसूल करने के काबिल हो गया है, इसी पीरियड की आमदनी बन गया है लेकिन अभी वसूल नहीं हुआ, तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। तो यकीनी तौर पर वो एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब वाजिबुल वसूल आमदनी, यानी ऐसी आमदनी जो वसूल करने के काबिल हो गई और हमें वसूल करनी है। रिसीवेबल इनकम, एक्रूड इनकम एक ही बात है, तो एक्रूड इनकम इज द राइट आंसर। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, किराया वाजिबुल अदा हो गया लेकिन आपने उसे अभी तक अदा नहीं किया, तो ये क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। तो आमदनी के लिए जो है वो रिसीवेबल होता है, तो किराया यानी खर्चे के लिए वाजिबुल अदा होगा, और अगर किराया वाजिबुल अदा है लेकिन अभी तक आपने उसे अदा नहीं किया तो ये आपका एक आउटस्टैंडिंग बचा हुआ खर्चा होगा। इसे हम ड्यू एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसे पेएबल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसे ओविंग एक्सपेंस भी कहा जा सकता है, तो कई नामों से पुकारा जा सकता है। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज, नेट प्रॉफिट खालिस आमदनी क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। अब नेट प्रॉफिट के बारे में कहा गया कि वो इक्वल होता है ग्रॉस प्रॉफिट के, मोर होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, या लेस होता है, या पैरेलल होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम जानते हैं कि अगर फर्ज करें एक कारोबार में ₹1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कारोबार को चलाने के खर्चे ₹40,000 के हैं, तो लाख में से 40 निकालेंगे तो ₹60,000 की नेट इनकम आएगी। तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा और नेट प्रॉफिट हमेशा कम होगा। तो नेट प्रॉफिट हमेशा लेस होगा किससे? ग्रॉस प्रॉफिट से। तो लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट इज द राइट आंसर। नेट लॉस इज ऑलवेज, नेट नुकसान हमेशा क्या होगा? मोर होगा ग्रॉस लॉस से, लेस होगा ग्रॉस लॉस से, इक्वल होगा ग्रॉस लॉस से, या पैरेलल होगा। तो लॉस जो है वो इस तरह होता है कि फर्ज कीजिए ग्रॉस लॉस था ₹1,00,000 का, 40,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है तो वो भी माइनस होगा, तो लाख में से 40 और माइनस हो जाएगा तो आपका नेट लॉस 1,40,000 हो जाएगा। इसका मतलब है नेट लॉस ज़्यादा होता है ग्रॉस लॉस से, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मोर देन ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस से नेट लॉस ज़्यादा होता है। जब एक कस्टमर बिकम बिजनेस डेटर, जब एक ग्राहक कारोबार का डेटर यानी मकरूज हो जाता है, द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज कॉल्ड, तो जो रकम उससे
वाजिबुल वसूल होती है उसे क्या बोलते हैं? लोन, अलाउंस, बैड डेट्स या डेट्स। तो जो रकम कस्टमर से हमने लेनी होती है वो हमारा मकरूज है और हमने वो कर्जा उससे लेना है, तो वो राइट आंसर होगा जी, ये हमारा डेट होगा, कर्जा जो हमने लेना है, वसूल करना। द डेट्स विच कैन नॉट रिकवर, वो कर्जा जो रिकवर नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता डेटर मकरूज से, उसे क्या कहते हैं? डेट्स, लोन, बैड डेट्स या अलाउंसेस। तो वो कर्जा जो रिकवर होकर नहीं मिल पा रहा है हमारे मकरूज से, जिससे हम पैसा वसूल करना चाहते हैं, उसे कहेंगे बैड डेट्स। कर्जा बुरा हो गया। बैड डेट्स बिजनेस का क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटी, लॉस या प्रॉफिट। तो बैड डेट्स एक तरह का बिजनेस का एक्सपेंस या लॉस कहा जा सकता है। द डेट्स, कर्जे, द रिकवरी या रियलाइजेशन ऑफ विच डाउटफुल और अनसर्टन आर नोन एज, वो कर्जा जिसकी बहाली, जिसकी वसूली में शक और शुबा है या जो गैर यकीनी है, उसे क्या कहेंगे? डेट्स, ट्रू डेट्स, डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो यकीनी तौर पर ऐसे कर्जे को डाउटफुल डेट्स, यानी ऐसा कर्जा जिसमें शक और शुबा हो गया है कि शायद मिले और शायद ना मिले, वो डाउटफुल डेट्स होगा। ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज के एमसीक्यूज हुए। तमाम लोग ज़रूर एमसीक्यूज 22 थे ये, मुझे ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने एमसीक्यूज आपके दुरुस्त हुए। अपने कमेंट ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने वाकिफ़कारों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचें। खतरी ब्रदर्स उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, लिसनिंग इज़ लर्निंग। इसी उसूल के तहत हम काम करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।